हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को, जिसमें हमारी पहले ही 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। आज की क्लास में हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले अगर अब हम बात करें, भाई हमने फर्स्ट लॉ में समझा कि आपको स्टेट में बदलाव लाना है, ठीक है, कि किसी को चलाना है, किसी को रोकना है, मूव कराना है, ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। हम कोई फोर्स लगाएंगे तभी उसकी वेलोसिटी बदलेगी। अगर रेस्ट पे था तो कुछ मूवमेंट होगी, या मूवमेंट पे था रुकेगा, या उसकी वेलोसिटी में जो भी बदलाव आएगा। और हमें पता है जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, कि दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स कि इस फोर्स और एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो उसी रिलेशन को फाइंड करने के लिए कुछ डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात करें कि आप गेम खेलते हो, ठीक है, हम बहुत से गेम खेलते हैं, क्रिकेट सबको पसंद है ऑलमोस्ट। क्रिकेट की बात करें तो भाई अगर क्रिकेट बॉल है आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास है टेबल टेनिस बॉल, जो वो प्लास्टिक की छोटी सी बॉल होती है। अगर दोनों आपको मारी जाएं, ठीक है, तो कौन सी ज़्यादा हर्ट करेगी? एक क्रिकेट बॉल, उससे आपको ज़्यादा दर्द होगा। टेनिस बॉल से तो शायद पता भी नहीं लगे कि लगी है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें, एक बहुत हैवी सा ट्रक खड़ा है, जस्ट खड़ा है, तो आपको शायद इतना डर ना लगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल स्लोली भी आ रहा है, मतलब बहुत कम स्पीड में, बहुत कम वेलोसिटी से भी मूव करके अगर आपकी तरफ आ रहा है, तो भी हमें डर लगता है कि कहीं अगर थोड़ा सा भी टकरा गए तो चोट ना लग जाए, राइट। तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ रोल मास का भी है कुछ। और अगर बात करें एक बुलेट की, जो गन से हम एक बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो बुलेट होती कितनी सी है, छोटी सी होती है, लेकिन एक इंसान को भी मार सकती है उसमें। दैट मीन्स कि छोटी सी तो थी, मास तो बहुत कम था, लेकिन क्या हुआ, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, वो भी एक ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती, इतना ग्रेटर कि एक इंसान की जान ही ले ली, ठीक है। तो समझ रहे हो कि किस तरह से मास और वेलोसिटी का खेल चल रहा है, कि अगर भाई मास भी ज़्यादा है तो भी कुछ एक ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी कुछ ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मतलब जो आपको देखने को मिला, अगर ट्रक की बात करें तो ट्रक अगर चाहे बेशक स्लोली चल रहा है, फिर भी हमें उससे डर लगता है कि कहीं चोट ना लग जाए, हम मर ना जाए इसके नीचे आके। तो दैट मीन्स कि मास और वेलोसिटी का दोनों का कुछ ना कुछ, दोनों का ही रिलेशन है, जो ये डिसाइड कर रहा है कि कितना इम्पैक्ट होगा। मीन्स एक तरह से कह सकते हो कितना फोर्स उस पर लगा होगा। तो यहीं से न्यूटन बाबा ने क्या आइडिया निकाला, एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया। क्या थी वो क्वांटिटी? वो थी मोमेंटम। तो यहाँ पे एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई, उसको बोला गया मोमेंटम। और ये मोमेंटम को क्या, किस तरह से डिफाइन किया गया, कि जो मोमेंटम है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एन मास का और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या मोमेंटम होगा, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो जो p होगा वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो p इज इक्वल टू mv, ये होता है आपका मोमेंटम। और जो मोमेंटम होता है, अब इसमें वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी v से v हमने याद किया था, वेलोसिटी क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो मोमेंटम है आपका, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मतलब था वेक्टर क्वांटिटी का? जिसमें एक मैग्नीट्यूड, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, बट उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी उसकी होती है। तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें आपकी होती हैं। अब अगर यूनिट की बात करें, मोमेंटम की यूनिट की, तो क्या देखा, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या होता है, अगर यूनिट हो, यूनिट की बात कर ले, ऐसा यूनिट क्या होगी आपके मोमेंटम की, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, केजी, और वेलोसिटी की क्या होती है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो आपकी मोमेंटम की यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम इसको ऐसे डोनेट भी कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आपकी यूनिट होगी मोमेंटम की।
अब हमने तो समझ लिया कि कैसे मास और वेलोसिटी दोनों कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब अगर मोमेंटम में चेंज आएगा, वेलोसिटी बदलती है जब हम फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, कुछ फोर्स जब लगेगा तो कुछ ना कुछ मोमेंटम में बदलाव आएगा। तो अगर हम एक और ऑब्जर्वेशन देखें, अगर एक हम देखें कई बार गाड़ी हमारी डेड बैटरी हो जाती है, खड़ी रहती है, कई बार स्टार्ट रह जाती है तो वो डेड हो जाती है बैटरी उसकी, तो क्या करते हैं, 2-3 लोग उसको धक्का देते हैं, पुश करते हैं। अगर सिर्फ एकदम से धक्का देके छोड़ दिया तो वो हार्डली स्टार्ट होती है। बट क्या करें, अगर वो 2-3 अगर हम उसको थोड़ी देर तक धक्का देते रहें, थोड़ी देर तक पुश करते रहें तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स कि मोमेंटम तो था, जो मोमेंटम में आप चेंज ला रहे हो वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है, वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ही हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो आता है। वो क्या कहता है, इट स्टेट्स तो सेकेंड लॉ स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, कि भाई जो फोर्स आपने लगाया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि टाइम के साथ मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स कि टाइम के साथ आपका मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है, वो बताएगा कि कितना फोर्स आपका अप्लाई हुआ है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसकी देखते हैं, समझते हैं। इससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फोर्स का आपका, तो समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर मैथमेटिकली हम इसको समझें, इसका फॉर्मूला अगर ड्राइव करें हम, तो क्या लें, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है आपका जिसका मास है m, ठीक है, और वो एक इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। आपने उस पर एक कॉन्स्टेंट फोर्स f लगाया और एक टाइम t के बाद फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो एक टाइम t के बाद जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हो गई है आपकी v। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ बात करें कि आपका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p1 जो है वो होगा आपका mu, और अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें p2 वो होगा आपका mv। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to second law क्या कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही स्टेटमेंट हमने लिखी थी कि जो फोर्स अप्लाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ जहां होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके, जैसे एक्सेलरेशन में आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मतलब होता है इसका कि भी टाइम के साथ उस चीज में क्या बदलाव आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, कि उस टाइम के दौरान कितना बदलाव आया मोमेंटम में, वो किसके बराबर होगा, आपके फोर्स अप्लाइड के। अब अगर हम देखें चेंज इन मोमेंटम, कि किसी भी चीज़ में मोमेंटम में चेंज क्या आया, तो अगर चेंज को समझे, अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमारी हाइट, ठीक है, से आप पहले जब 5th क्लास में थे तो आपकी हाइट से 3 फीट थी, और अब आप 9th क्लास में हो तो आपकी हाइट 5 फीट है। तो अगर हम कहें भाई आपकी हाइट में क्या चेंज आया, तो आप क्या करोगे कि आपकी जो अब अभी हाइट है कि आप क्लास 9 में हो, आपकी हाइट 5 फीट है, और जब आप क्लास 5th में थे तो आपकी हाइट 3 फीट थी। तो आप क्या करोगे, जो अब आपकी फाइनल हाइट है अभी क्लास 9 में, उसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो आपकी क्लास 5 में हाइट थी। तो अभी अगर 5 है, 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2। दैट मीन्स आपकी हाइट में चेंज कितने का आया, 2 फीट का आया। तो ऐसे ही अगर हमें चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा हमारा P2 माइनस P1, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा था mv माइनस, और इनिशियल मोमेंटम हमारा था mu। ये है हमारा फाइनल और ये हमारा क्या था, ये इनिशियल।
तो क्या आ जाएगा हमारा mv माइनस mu। ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ वापस से पुट करें इक्वेशन में तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, अगर m यहाँ से कॉमन ले ले v माइनस यू अपॉन t। ये आ गया हमारा। नाउ वी नो कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से फोर्स हमारा आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। यहाँ v माइनस यू बाई टी को हम क्या पुट कर सकते हैं, f इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अगर मैं यहाँ लिखूँ इसे, इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा फोर्स आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब फॉर्मूला तो एक आ गया, लेकिन हम तो हमेशा देखते हैं कि कुछ इक्वल टू साइन होता है तभी हम कहते हैं हाँ ये चीज़ उसके बराबर है। लेकिन यहाँ तो एक साइन कुछ अलग ही है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। ठीक है, तो अब आगे इसको कैसे, इसको रिमूव, इसको इक्वल कैसे करें हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें रिमूव करना है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एक कांस्टेंट k। सो kma ये आ गया हमारा। अब अगर हम 1 न्यूटन फोर्स 1 kg मास पे 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए लगाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो k की वैल्यू आती है, k क्या बन जाता है हमारा, k इज इक्वल टू 1। तो k अगर 1 है आपका, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखें तो आपका फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ma। सो ये है आपके फोर्स का फॉर्मूला। और ये क्या दे रहा है, हमें एक रिलेशन दे रहा है किसमें, फोर्स और एक्सेलरेशन में। तो आप क्या कह सकते हो कि फोर्स क्या है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये एक मास और कितना एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या देगा आपको, फोर्स देगा कि कितना फोर्स अप्लाई उस पर हुआ। तो सेकेंड लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक तरह से आपको एक फोर्स की डेफिनेशन मिली है आपको सेकेंड लॉ से कि फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वहाँ से शुरू करके हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो सेकेंड लॉ है उस पर बेस्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, अभी आजकल चल भी रहे हैं हमारे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें क्या देखते हो, क्रिकेट मैच में हम क्या देखते हैं कि कई बार जब बॉल आती है तो प्लेयर जो फील्डर होता है वो कैच करता है, तो जब कैच करता है तो अपने हैंड्स को ऐसे पीछे लेके जाता है, वो यहीं के यहीं कई बार रोकता है, तो हमने देखा है कि कैच ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, या पकड़ भी लेता है तो वो ऐसे जर्नली वो ऐसे पीछे लेके जाते हैं हैंड्स को। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एक हाई वेलोसिटी से जो बॉल आ रही है वो उसको हैंड्स को जो पीछे लेके जा रहे हैं वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम। कि अगर उसका टाइम बढ़ जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, तो उसका जो फोर्स है एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है दैट मीन्स एक्सेलरेशन उसका कम हो जाएगा, और जो फोर्स उसके हैंड्स पे लगेगा तो वो कम हो जाएगा, जिस वजह से उसको हर्ट कम होगा। अगर वो वहीं की वहीं कैच कर लेंगे तो क्या होगा, वो एक ग्रेटर वेलोसिटी से आई, टाइम उसको नहीं मिलना, तो क्या होगा, भाई हाई एक्सेलरेशन उसमें है तो जो फोर्स लगेगा हैंड्स पे वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जिस वजह से हर्ट हो सकते हैं हैंड्स। तो इसीलिए वो प्लेयर्स ऐसे पीछे की तरफ अपने हैंड्स को लेके जाते हैं। सेकेंड, आप और देखते हो जैसे गेम होते हैं, एथलीट वगैरह होते हैं, हाई जंप होता है तो एक कुशन या फिर सैंड होती है हमारी, तो वो भी क्या होती है, कुशन पे आप जैसे ही लैंड करोगे तो थोड़ा सा नीचे प्रेस होगा तो आपको टाइम मिल जाता है, तो वही एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो फोर्स भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो हर्ट नहीं होंगे। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सी और ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चंस दूंगी इस पे बेस्ड। आगे समझते हैं यहीं से इस सेकेंड लॉ की हेल्प से। जो एक लास्ट बात इसमें आती है वो कि भाई जो सेकेंड लॉ हमने समझ लिया, यहाँ से हम फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो भाई हमने देखा कि फोर्स क्या आया हमारा ma, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं m v माइनस यू बाय टी, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। रीअरेंज ही किया है हमने जस्ट इक्वेशन को। अब यहाँ पे क्या करना है, हम फर्स्ट लॉ की अगर बात करें अब
तो फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, या हम कहें उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आएगा, कि वो जिस स्टेट में है वो उसी में रहेगा। तो अगर हम F को, फोर्स अप्लाइड को अगर हम क्या कर दें, ज़ीरो, अगर हम फोर्स को ज़ीरो कर दें कि भाई हमने कोई फोर्स नहीं लगाया ऑब्जेक्ट पे, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। यहाँ से आपका आ गया एम वी माइनस एम वी इज इक्वल टू एम यू। सो क्या कह सकते हैं, v इज इक्वल टू यू। दैट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब ज़ीरो थी वेलोसिटी, तो फाइनल भी उसकी ज़ीरो ही रहेगी। अगर फोर्स आपका किसी भी टाइम पे अगर ज़ीरो है तो दैट मीन्स वो रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो वो इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड पे था, तो चाहे 10 घंटे के बाद भी आप देख लो, 10 आवर्स के बाद ले लो, या 2 सेकेंड्स के बाद ले लो, किसी भी टाइम के लिए जो v है वो भी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। दैट मीन्स कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी में। तो यहाँ से हम मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को भी समझ सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास आपकी सेकंड लॉ के बारे में। तो आई होप आपको सेकंड लॉ क्लियर हुआ होगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। तो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आप ये एक्सप्लेन करो या इसका रीज़न आप मुझे बताएं कि जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो कैसे एक लार्ज आइस के स्लैब को या जो पाइल्स ऑफ टाइल्स होती हैं उनको ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है। सेकेंड आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल, आप इसको ट्राई करें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। तो सेकेंड लॉ पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है जो आपको ट्राई करना है। 2-3 ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखें, नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आपके अगर कोई डाउट्स हो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस सेकेंड लॉ तक, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, मेरे मोटिवेशन के लिए हम एक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। तो जल्दी से लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और मुझे मोटिवेशन मिले, इसके लिए टारगेट है हमारा 50 लाइक्स। डोंट फॉरगेट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाय एवरीवन।